लास्ट क्लास हमने कहाँ तक किया था बताओ? आई थिंक लास्ट क्लास हमने किया था पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन डिस्कस हो गया। ओके ठीक है। आई थिंक हमने रेडियो एक्टिविटी भी डिस्कस कर लिया। ठीक है ओके। सो वी हैव टू डिस्कस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इन रेडियो एक्टिविटी। हमने ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी में कार्बन डेटिंग जो है वो तो डिस्कस कर लिया है। सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि रेडियो एक्टिविटी में काफी कॉमन है। ठीक है, the other kind of question which is very common in radioactivity is uranium and lead का question। ठीक है, यूरेनियम एंड लेड का। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि in this case it can be given to you कि maybe यूरेनियम 92, let's say आपको क्या चाहिए, आपको लेट चाहिए Pb। so यूरेनियम 92 एंड 230 क्या आएगा, 236 आएगा मेरे ख्याल से। 236 would be 4n plus 2, yes। ठीक है, gives you lead 82206। ठीक है, प्लस n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्लस m नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, जो भी। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देगा एंड आपको ये निकालना होगा कि व्हाट इज द एज ऑफ द रॉक। ठीक है, आपको इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन देगा कि T half for uranium 92 to 36 is let's say 10 to the power 9 years। ठीक है, आपको इसके अलावा क्या देगा कि इन दिस रॉक सैंपल, ठीक है, इन दिस रॉक सैंपल the amount of uranium is to lead। ठीक है, the amount of uranium is to lead या तो आपको बाई मास दे सकता है या तो आपको बाई एटम्स दे सकता है। ठीक है, इट कैन बी एनी वे। लेट्स से कि आपको फर्स्ट एग्जांपल में बाई मास दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स से कि द फर्स्ट एग्जांपल इट हैज बीन गिवन टू यू बाई मास। ठीक है, एंड आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, लेट्स से आपको रेशियो दिया हुआ है 2.36 इज टू लेट्स से 3.18। ठीक है, पहले आप ये यहां तक लिख लो। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, आपको यूरेनियम डिकम्पोजेस इनटू लेड। ठीक है, और यूरेनियम इज शोइंग रेडियो एक्टिविटी। इट गिव्स सम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स है उससे अभी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, द टी हाफ ऑफ यूरेनियम इज गिवन टू यू एज 10 to the power 9 years। ठीक है, द रॉक सैंपल डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यस यू आर राइट, 30 नहीं आएगा, यू आर राइट। ठीक है, इसे आप 238 कर लो, नो नो नो। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं, तो इसको आप 2.38 कर लो। ठीक है, आपको इसके अलावा और क्या दिया जाएगा, ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2.38 इज टू 3 मास रेशियो को क्या लिखते हैं, आपको ये दिया जाएगा कि द परसेंटेज कॉम्पोजिशन और द कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक इज, आपको ऐसे ही दिया जाएगा। ठीक है, मे बी यू कैन राइट इट एज द कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक इज। ठीक है, आपको परसेंटेज में तो रेयरली ही दिया जाएगा, आपको हमेशा रेशियो में ही दिया जाएगा। लिख लिया क्या? ठीक है, आपको दिया जाएगा फाइंड आउट द एज ऑफ द रॉक सैंपल, find out the age of the rock sample given all lead originated from uranium। अब आ रहा है, सभी को आवाज आ रहा है, सभी को क्लियर आ रहा है ना? ठीक है ओके। सो अब देखो, अगर आपको ये दिया हुआ है फाइंड आउट एज ऑफ द रॉक सैंपल गिवन ऑल लेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरेनियम। ठीक है,
अब देखो इस डेटा को आप कैसे यूज करोगे, हाउ डू यू यूज दिस डेटा एंड हाउ डू यू यूज दिस डेटा। ठीक है, काफी सिंपल सा ही है। सबसे पहले अगर आप इस एग्जांपल को छोड़ के एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हो, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आपके पास ए है, ठीक है, ए डिकम्पोज करता है टू गिव यू बी, ए डिकम्पोज करता है टू गिव यू बी, आपके पास बी इनिशियली जो है वो 0 है, ठीक है। अगर आपके पास फाइनली, ठीक है, अगर अच्छा चलो एक और चीज, अगर सपोज करो आपके पास यहाँ पे ये चीज सपोज करो 10 था, एंड अगर इसमें से x अमाउंट जाएगा तो फिर b कितना फॉर्म होगा बताओ, b कितना फॉर्म होगा। अगर a में से x अमाउंट जाएगा तो b कितना फॉर्म होगा, b x अमाउंट फॉर्म होगा। सो नाउ a remaining is 10 minus x, b remaining is x। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो a remaining is 10 minus x, b remaining is x। एंड अगर मुझे a निकालना है, ठीक है, अगर मुझे a निकालना है कि मेरे पास ओरिजिनली a कितना था, ओरिजिनली a कितना था, ठीक है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा ओरिजिनली, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास मोल्स ऑफ a रिमेनिंग, ठीक है, मोल्स ऑफ a रिमेनिंग प्लस मोल्स ऑफ b होगा, यस नो। देखो मोल्स ऑफ ए रिमेनिंग कितना हुआ 10 माइनस एक्स, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ बी कितना हुआ ये एक्स हुआ। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास ए ओरिजिनली जो था वो आ जाएगा, हाँ ना। ठीक है, तो अब देखो इसी चीज को आप यहाँ पे कैसे यूज करोगे, इसी चीज को आप यहाँ पे कैसे यूज करोगे, ठीक है। यूरेनियम गिव्स यू लेड, ठीक है, ऑल द लेड हैज कम फ्रॉम यूरेनियम। यूरेनियम का मास जो है दैट इज 2.36 सॉरी 2.38 इनटू समथिंग, रेशियो में ही है, एक ही बात है, ठीक है। एंड लेड का जो है लेड इज 3.18। तो अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूं, मोल्स में क्यों, क्योंकि ये जो है ये आपको मास में दिया गया था, ठीक है। तो अगर मैं इस पोर्शन को मोल्स में कन्वर्ट करूं तो कितना मोल्स आएगा बताओ, वापस एक डेसिमल गलत, ठीक है। तो अगर इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट करूं तो डिवाइडेड बाई, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया, टेक अ स्क्रीनशॉट, डन, ओके। सो अब अगर आप इसको मोल्स निकालोगे तो बाई 238 ये आपका आ जाएगा 0.01, ठीक है। लेड के अगर आप मोल्स निकालोगे, अरे 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 ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने स्लाइटली गलत कर दिया, इसे आप चेंज कर दो प्लीज, ठीक है। दिस इज नॉट 318, दिस इज 618, ठीक है, इसे आप चेंज कर दो प्लीज। एंड यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 618, ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया। तो अब इसके मोल्स कितने आ जाएंगे बताओ, इसे आप चेंज कर दो, ठीक है, 3.18 नहीं 6.18 कर दो आप। तो अब यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे बताओ, 0.03 आ गए, ठीक है। सो यूरेनियम इज 0.01, लेड इज 0.03, ठीक है। तो यूरेनियम रिमेनिंग इज इतना, लेड प्रेजेंट इज इतना, तो मेरे पास ओरिजिनली ओरिजिनली मेरे पास यूरेनियम कितना रहा होगा बताओ, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे मेथड बताया कि अगर आपको ओरिजिनल निकालना है तो आप क्या करोगे, आप ए जितना रिमेनिंग है प्लस बी जितना फॉर्म हुआ, तो ए जितना रिमेनिंग है प्लस बी जितना फॉर्म हुआ, दिस वुड गिव मी इनिशियल, ठीक है। तो मेरे पास इनिशियल यूरेनियम जो है दैट इज 0.04। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। क्योंकि अगर ये क्लियर है तो अब देखो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर आपको ये पार्ट क्लियर है तो नाउ द क्वेश्चन इज डन। अब देखो क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपके पास ओरिजिनली 0.04 था, अब आपके पास 0.01 है, ठीक है, तो कितने हाफ लाइफ निकल गए हैं बताओ, ठीक है। वेरी सिंपली अगर आपको 0.04 से 0.01 जाना है तो यानी कि ये 1/4 हुआ, और अगर 1/4 हुआ यानी कि यहाँ पे 2 हाफ लाइफ निकल गए, ठीक है।
अब देखो आपको, अब यहाँ पे अगर आपको ये चीज पता चल गया कि ठीक है 2 हाफ लाइव्स हैव क्रॉस्ड, 1 हाफ लाइफ को मैंने ऊपर में वैल्यू दिया था 10 to the power 9, so now the age of the rock is 2 into 10 to the power 9 years. ठीक है, समझ में आया? इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, देयर वाज जस्ट वन कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, कि पहली बात तो आपको इसको मोल्स में कन्वर्ट करना था, पहली बात तो आपको इसको मोल्स में कन्वर्ट करना था, एंड फिर उसी मोल्स से, ठीक है, उसी मोल्स से आपको ओरिजिनल अमाउंट निकालना था, ठीक है, दिस वाज द ओनली कॉन्सेप्ट दैट वाज प्रेजेंट। ठीक है, देखो जिसको समझ में नहीं आया एक और बार देखो। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे यूरेनियम एंड लेड का कॉम्पोजिशन बाय मास दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन बाय मास, ठीक है, लेकिन आप कभी भी बाय मास कैलकुलेशन नहीं करते हो, आप हमेशा बाय मोल्स कैलकुलेशन ही करते हो, ठीक है। तो आपने इसका मोल्स निकाला, इसका मोल्स, जब आपने इसका मोल्स निकाला तो वो आया 0.01, ठीक है। सिमिलरली आपने इसका मोल्स निकाला तो वो आया 0.03, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास ओरिजिनल यूरेनियम आ जाएगा, ठीक है। सो ओरिजिनल यूरेनियम इज 0.04, ठीक है। तो अगर मुझे 0.04 से 0.01 जाना है तो ये कितने टाइम्स हुआ, 1/4, ठीक है। एंड इफ इट इज 1/4 देन 2 हाफ लाइव्स हैव क्रॉस्ड, ठीक है, एंड 2 हाफ लाइफ क्रॉस हुआ तो एज ऑफ द रॉक सैंपल वुड बी दिस मच। इज दिस क्लियर? अब सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। लेट्स से इन अ रॉक सैंपल, ठीक है, इन अ रॉक सैंपल the ratio of uranium and lead by mass, ठीक है, is 238, sorry, 2.38 is to 2.06, this is uranium 238, this is lead 206, ठीक है। if t half is equal to 10 to the power 9 years, find age of rock sample, find age of rock sample, निकालो, very simple question। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या कॉन्सेप्ट देखना था, देखो अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट देखना था, सेम चीज आपको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो इसका मोल्स जो है वो आएगा 0.01, इसका भी मोल्स जो है वो आएगा 0.01, ठीक है, विच मीन्स दैट इनिशियली द अमाउंट ऑफ यूरेनियम वाज 0.02, तो 0.02 से अगर ये 0.01 जा रहा है यानी कि एक हाफ लाइफ क्रॉस हुआ है, एंड वन हाफ लाइफ यानी कि द एज ऑफ द रॉक सैंपल वुड बी 10 to the power 9 years। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सिंपल इनफ। okay, so this was when you are given by mass, this is when you are given by mass। obviously दूसरा तरीका क्या है कि आपको by atoms दे दे, ठीक है, या by moles दे दे, दोनों ही बहुत ही सिंपल केस है। अगर सपोज करो आपको दिया हुआ है कि सेम चीज t half is 10 to the power 9 years, ठीक है, find the age of a rock sample, same type, find the age of a rock sample, if the ratio of atoms, if the ratio of atoms of uranium and lead is uranium and lead के ratio by atoms, by number of atoms, ठीक है, 1:7। ये वाला आप खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है, ये वाला आप एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो है दैट इज यूरेनियम का एक एटम, तो लेड का 7 एटम्स। तो ये 7 लेड का एटम्स जो है सारा का सारा यूरेनियम से ही आया होगा। तो मेरे पास ओरिजिनली यूरेनियम के एटम्स कितने होंगे? वेरी सिंपली 8। मेरे पास यूरेनियम के नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो होंगे 8। अगर आपको 8 से 1 जाना है, ठीक है, सो हाउ मेनी हाफ लाइव्स हैव क्रॉस्ड? 3 हाफ लाइव्स हैव क्रॉस्ड। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर क्या गया? 3 इंटू 10 टू द पावर 9। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, या इन पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी या केमिकल काइनेटिक्स में इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है। सो यूरेनियम वाला एग्जांपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। रेस्ट ऑल जो है आप ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। सो लेट्स डू अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। ओके, so let's say कि let's do a couple of questions. Find the amount of C14 in grams, ठीक है, that would have a radioactivity that would have a radioactivity of 5 curie, ठीक है, that would have a radioactivity of 5 curie. T half is given to you as 6000 years, ठीक है। आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। ट्राई करो। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यूरी का वैल्यू आप लोगों को याद है? 1 क्यूरी वाज इक्वल टू 1 क्यूरी वाज इक्वल टू क्या था बताओ? करेक्ट, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। अगेन आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे एक्सप्रेशन बताना है।
हुआ क्या? हिंट चाहिए? हिंट चाहिए? ठीक है, देखो यहाँ पे एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि A इज इक्वल टू लामडा इंटू एन। ठीक है, ये चीज हमने एग्जाम का पेपर डिस्कस किया था, वहां पे भी डिस्कस किया था। सो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, लामडा सिर्फ आपने सिर्फ एक चीज आप भूल गए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आपने करेक्ट किया, करेक्ट किया। ठीक है, ओके, देखो ध्यान दो। सो यहाँ पे ए जो है दैट इज एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी, वो जो है वो इस टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लामडा जो है वो आपका टी हाफ से आ जाएगा। ठीक है, बट दिस इज इन डीके पर सेकेंड। ठीक है, वेयर एज दिस इज इन ईयर्स, तो आपको दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स। आपको निकालना क्या है? आपको मास निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम्स को आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, फिर मोल्स को अगर आपको मास में कन्वर्ट करना है तो इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दैट इज योर हिंट, ट्राई करो। चेक करें। ठीक है, देखो काफी सिंपल सा ही है। एक्टिविटी जो है वो आपका 5 क्यूरी है। ठीक है, विच इज इक्वल टू लामडा। अब लामडा मुझे डायरेक्टली तो नहीं दिया गया है, मुझे तो टी हाफ के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो लामडा क्या आ जाएगा? ln2 बाई टी हाफ आ जाएगा। ठीक है, इंटू एन। अभी के लिए चलो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं लास्ट में यूनिट्स में कन्वर्जन करूंगा। ठीक है, लास्ट में करेंगे। तो इससे मेरे पास n का वैल्यू आ गया। n इज नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान देना आपको। ठीक है, n इज नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू number of atoms will be equal to 5 curie, ठीक है, into t half divided by ln2। ठीक है, यूनिट्स का कन्वर्जन लास्ट में करेंगे। तो दिस इज ओनली नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे तो मास निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यस, नो? ठीक है, एंड ये टर्म मुझे क्या देगा बताओ? ये टर्म मुझे क्या देगा बताओ? व्हाट डज दिस टर्म रिप्रेजेंट? ओए वापस से, करेक्ट, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स मोल्स। ठीक है, अब अगर मोल्स को मुझे मास में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ? करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 14 करूंगा तो मैं इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 14 करूंगा। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर। अब लेकिन आपको प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो माय आंसर इज, जो मुझे मास चाहिए दैट इज 5 क्यूरी। ठीक है, इंटू टी हाफ इंटू 14 डिवाइड बाय ln2 इंटू na। लेकिन ये सब जो है ये अभी तक प्रॉपर यूनिट्स में नहीं है। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर यूनिट्स में डालते हैं। सो 5 क्यूरी इज 5 इंटू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, अब ये जो है ये पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, नाउ दिस इज इन ईयर्स, दिस इज इन सेकेंड्स, तो मेरे इसको भी जो है सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
So into T half is 6,000 years into 365 days into 24 hours into 3600 seconds. Is this clear? Is this clear? हाँ ना? ठीक है, देखो ये वाला टर्म जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला टर्म जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइड बाय ln2 इनटू nx। ठीक है, चेक करो आपका ये एक्सप्रेशन आया क्या? ठीक है, अगर आपका ये एक्सप्रेशन आया है देन दैट इज करेक्ट। इज दिस क्लियर? चेक करो एक बार, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। ठीक है, बट अगेन दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जो कि आता है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जो कि आता है, या एटलीस्ट इसका सिंपल वर्जन आएगा। ठीक है, इसका एटलीस्ट सिंपल वर्जन आएगा, यानी कि आपको टी हाफ जो है वो सेकेंड्स में दिया रहेगा। ठीक है, ताकि आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। क्वेश्चन सिंपल ही है, बस कैलकुलेशन लेनी है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उस केस में कैलकुलेशन जो है वो काफी सिंपल सा ही आएगा। ठीक है, ओके, एंड देन वन मोर थिंग। ठीक है, सेम चीज देखो, जो हमने पैरेलल रिएक्शन किया था, जो हमने पैरेलल रिएक्शन किया था। ठीक है, सो ए was going towards B, A was going towards C। ठीक है, for this it was K1, for this it was K2। ठीक है, assuming कि this is a first order reaction। ठीक है, मैं यहाँ पे चीज assume करके चल रहा हूँ कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो in this case what will be the T half? ठीक है, what will be the T half for the reaction? What will be the T half for the reaction going towards B? क्या आएगा बताओ? What will be the T half for the reaction going towards B? ठीक है, वेरी सिंपली क्या आ जाएगा? ln2 बाई k1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो इसको मैं बोल रहा हूँ TB। ठीक है, ओके, सो व्हाट विल बी द T हाफ फॉर द रिएक्शन व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स C? ठीक है, ये आपका वेरी सिंपली क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा ln2 बाई k2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ what is the T half? What is the T half for A? अब A के रिस्पेक्ट में T half क्या आ जाएगा? ठीक है, यस, वेरी सिंपली ln2 by k1 plus k2। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TA, TB एंड TC? ठीक है, ये वाला आप खुद से करो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TA, TB एंड TC? करो। What is the relation between TA, TB and TC? ठीक है, करेक्ट, काफी लोगों ने कर लिया। ठीक है, देखो इसको निकालने का ज्यादा सिंपल तरीका है, वेरी सिंपली KA इज इक्वल टू KB प्लस KC। ठीक है, अब KA जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हाफ आ जाएगा, सो KA इज ln2 बाई TA। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा, यस नो? ठीक है, विच इज इक्वल टू ln2 बाई KB प्लस TB। ठीक है, विच इज इक्वल टू ln2 बाई TC। तो आपका ये पार्ट जो है ये कैंसल आउट हो गया, सो विच इंप्लाइज दैट 1 बाई TA इज इक्वल टू 1 बाई TB प्लस 1 बाई TC।
ठीक है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। दिस इज ऑब्वियसली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली, बट इन जनरल आपको क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर पे ही आता है। ठीक है, लिख लो। लिख लिया क्या? क्या हुआ? ये लिख लिया। ये पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का ऐसा, ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है? वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। देखो, सपोज करो कि स्पीशीज ए decays into species B and it also decays into species C. ठीक है, the T half for decomposing to B is let's say 30 minutes. ठीक है, the T half for decomposing to C is let's say 60 minutes. ठीक है, what is the T half for A? निकालो T half for A. Very difficult question. ठीक है, ये आपका वेरी सिंपली क्या आ जाएगा? 1/TA इज इक्वल टू 1/TB प्लस 1/TC। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन करना है क्या? मैं डायरेक्टली बता दूं। ठीक है, तो आपका TA आ जाएगा 20 मिनट्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से A decomposes और A decays into B, C and D। ठीक है, B का हाफ लाइफ इज 20 मिनट्स। ठीक है, मैं सारे ये हाफ लाइफ ही बता रहा हूँ। C का हाफ लाइफ is 30 मिनट्स। ठीक है, D का हाफ लाइफ इज 60 मिनट्स। ठीक है, फाइंड हाफ लाइफ फॉर A। वेरी डिफिकल्ट। आपको लॉजिक तो समझ में आ ही गया होगा। आप लोगों ने स्टेज ए स्टेज बी खत्म किया क्या? स्टेज ए स्टेज बी खत्म किया? अच्छा, स्टेज ए कम से कम खत्म किया। स्टेज ए डन सभी ने? अच्छा, और जो मैंने आपको डीपीपी दिया था वो खत्म? ठीक है, स्टेज ए कितने लोगों ने खत्म किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। स्टेज ए जितने लोगों ने खत्म किया है प्लीज रेज योर हैंड्स। बस? बस इतने ही लोगों ने?
क्या कर रहे हो? मुझे सिर्फ 6-7 हाथ ही दिख रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं या सॉल्व नहीं किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिनिश्ड स्टेज ए केमिकल काइनेटिक्स? प्लीज रेज योर हैंड्स। फिनिश्ड, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे, बट अदरवाइज हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन स्टेज ए? मतलब थोड़ा बहुत बचा है तो ठीक है, बट अदरवाइज मेजोरिटी कितने लोगों ने कर लिया है? ठीक है, आई कैन सी अ गुड नंबर ऑफ यू हैव डन इट। अभी भी 50% लोगों ने ही किया है। क्या हो रहा है ये? 50% लोगों ने किया है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव, वन सेकेंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन स्टेज बी? स्टेज बी कितने लोगों ने किया है? बस, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? का दिन भर में तुम लोग कर क्या रहे हो? चलो ठीक है। ठीक है, बाय द वे आई हैव मेड अप द रैंक लिस्ट फॉर दिस टाइम। रैंक लिस्ट तो बन गया, मैं आज भेज दूंगा। उसके अलावा ओनली 35 पीपल हैव अपीयर्ड out of 80, only 35 of you have appeared the test। भाई अगर ये चलता रहा तो टेस्ट देने का मतलब क्या हुआ, या टेस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ? आप में से कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया? मेरे पास लिस्ट है ऑब्वियसली, बट फिर भी आप में से कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया? रेज योर हैंड्स प्लीज। क्यों भाई? समर वेकेशन? हाँ, आई ओनली सी 4 हैंड्स, जबकि एटलीस्ट 10 तो होनी ही चाहिए बाकी के लोग। ठीक है, लेट्स नॉट स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स, फटाफट कौन कौन नहीं दिया? क्यों भाई? ठीक है, चलो इस बार तो नहीं दिया, नहीं दिया, नो इशू। ठीक है, इस बार नहीं दिया, ओके, नो इशू। बट नेक्स्ट टाइम से यू शुड बी अपीयरिंग टेस्ट। ठीक है, आई डोंट सी एनी रीजन, जब तक कि अगर आपके पास इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, आई डोंट सी एनी रीजन कि आपको टेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए। जब टीचर टेस्ट बना रहा है, फिर क्लास में डिस्कस भी कर रहा है, और आप लोग मजे कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलता है। ठीक है, इज इट ऑडिबल नाउ? अब आ रहा है ठीक से? ओके, सो विल जस्ट फिनिश दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आएगा। 1/TA इज इक्वल टू 1/TB प्लस 1/TC प्लस 1/TD। ठीक है, तो TA का वैल्यू आ जाएगा 10 मिनट्स। ये आ गया सभी का? ठीक है, ओके, सो पैरेलल रिएक्शन इज डन। देन यू हैव वन मोर। जैसे रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में भी होते हैं, एंड रेजिस्टर्स जो है वो और कैसे होते हैं? अरे फिजिक्स में किया होगा, रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में भी होते हैं, रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में भी होते हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे योर रिएक्शन कैन बी इन पैरेलल, और योर रिएक्शन कैन आल्सो बी इन सीरीज। ठीक है, बट सीरीज रिएक्शन इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। अच्छा, बाय द वे दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको सिर्फ लॉजिक यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, सो सीरीज रिएक्शन में क्या होता है कि आपका ए डिकम्पोजेस टू गिव यू बी। ठीक है, एंड देन बी डिकम्पोजेस और डिकेज टू गिव यू सी। ठीक है, in this case for A to B the rate constant is K1, for B to C the rate constant is K2। ठीक है, again this is not in your syllabus। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आप कहीं देख लो या अगर कहीं पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया तो आप इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसका लॉजिक क्या होता है। ठीक है, कि अगर आपने ए का स्टार्टिंग अमाउंट जो है वो एन लिया है, ठीक है, अगर आपने ए का स्टार्टिंग अमाउंट जो है वो एन लिया है, एंड सपोज करो कि इसमें से एक्स अमाउंट जो है वो डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो बी कितना फॉर्म होगा बताओ? बी जो है वो एक्स अमाउंट फॉर्म होगा। ठीक है,
एंड लेट्स से कि अगर B में से Y अमाउंट निकल गया है तो फिर C कितना फॉर्म होगा बताओ? C जो है वो आपका Y अमाउंट फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है कि A इनिशियल मेरे पास कितना है, ठीक है, अगर मुझे निकालना है कि A इनिशियल कितना है तो मैं वेरी सिंपली कैसे कर सकता हूँ कि A रिमेनिंग, ठीक है, प्लस B, ठीक है, प्लस C। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इन तीनों को एडअप करोगे यानी कि n माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, तो ये आपको फाइनली क्या दे देगा? ये आपको फाइनली ये दे देगा कि आपके पास कि आपके पास A ओरिजिनली कितना प्रेजेंट था। इज दिस क्लियर? ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है कि आप एक और इक्वेशन देखो, अगेन चांसेस बहुत ही कम है बट हो सकता है कि अगर आपको मांगा जाए व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो, ठीक है। अच्छा चलो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के जगह रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। अब सी फॉर्म किससे हो रहा है? सी जो है वो बी से फॉर्म हो रहा है। तो जब आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखोगे तो उसके लिए रिएक्टेंट जो है वो बी होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कैन बी रिटन एज K2 इंटू बी। चेक करो, ये आएगा, ये आएगा, क्योंकि सी के लिए रिएक्टेंट क्या है? सी के लिए रिएक्टेंट तो बी है। सी जो है वो ए से फॉर्म नहीं हो रहा है, सी जो है वो बी से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी विल बी K2 इंटू बी। अच्छा, सो ए जो है वो तो सिर्फ कंज्यूम ही हो रहा है, ठीक है। तो ए कंज्यूम किस स्पीड से हो रहा है? ए के लिए तो एक ही रिएक्शन है, दैट इज K1, ठीक है। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए लिखोगे तो वो क्या आएगा? दैट विल बी K1 इंटू ओनली ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका रिएक्टेंट क्या है? यहाँ पे आपका रिएक्टेंट सिर्फ ए है, ये आएगा नहीं आएगा? ठीक है, ये आएगा। अब बी जो है वो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज स्टिल वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आप लेट्स से रेट ऑफ बी लिख रहे हो, ठीक है। अब बी के केस में क्या है? बी पहली बात तो फॉर्म भी हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, बी जो है वो डिकम्पोज भी हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, बी जो है वो फॉर्म भी हो रहा है, बी जो है वो डिकम्पोज भी हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन राइट आइदर, ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। या तो आप रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखो, ठीक है, या तो आप रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखो, ठीक है, या तो आप रेट ऑफ अपीयरेंस लिखो, या तो आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखो, ठीक है। कौन सा लिखना है बताओ, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस? वी कैन राइट एनीवन, कौन सा लिखना है बताओ? ओके, सो लेट्स राइट रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अगर रेट ऑफ अपीयरेंस आपको लिखना है तो यानी कि ये वाला टर्म जो है ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी विल बी K1 इंटू ए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी विल बी K1 इंटू ए, बट बी जो है वो कॉन्स्टेंटली कंज्यूम भी हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ओवरऑल रेट ऑफ बी क्या आ जाएगा? माइनस K2 इंटू बी। देखो इसका लॉजिक आप समझो, इसका लॉजिक आप समझो कि अगर सपोज करो आपके पास बी जो है वो 10 की स्पीड से फॉर्म हो रहा है एंड 2 के स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, 10 की स्पीड से फॉर्म हो रहा है एंड 2 की स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, तो ओवरऑल बी का फॉर्मेशन क्या आ जाएगा? ओवरऑल बी का फॉर्मेशन जो है वो 8 आ जाएगा। समझ में आया ना? तो यहां पर भी देखो आपने एग्जैक्टली वही किया है, ठीक है, कि ए का फॉर्मेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आएगा, ए का डिकम्पोजिशन जो है या डिसअपीयरेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आएगा। सो एज पर दिस इक्वेशन द रिएक्टेंट इज ए, ठीक है। एज पर दिस इक्वेशन द रिएक्टेंट इज बी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो आपका ये जो है ये आपका ओवरऑल इक्वेशंस हो गए। अगेन जैसा कि मैं बार बार आपको बोला, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी विल बी K2 इंटू बी, क्योंकि इसके लिए रिएक्टेंट जो है वो ये पोर्शन आएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्योंकि ए तो सिर्फ डिसअपीयर ही हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विल बी K1 इंटू ए, बट रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हमने अपीयरेंस लिखा है, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी विल बी अपीयरेंस माइनस डिसअपीयरेंस। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके।
ऑब्वियसली ऑब्वियसली यहाँ पे आप चाहे तो माइनस साइन लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया है, ठीक है। हाँ तो मैंने वही तो लिखा, K2 इंटू बी, वही तो लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ अगर आप इसका डिसअपियरेंस लिख रहे हो तो इसका जस्ट आप उल्टा लिखते। अगर आप इंस्टेड डिसअपियरेंस ऑफ बी लिख रहे होते, नहीं 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 नहीं, आपको पूरा लिखना है, आपको पूरा लिखना है, बी के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बी का डिसअपियरेंस लिख रहे होते तो वो क्या आता, K2 इंटू बी, ठीक है, माइनस K1 इंटू ए, ठीक है। बस आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो रहा था। इज दिस क्लियर? नहीं, दे कैन बी इक्वल। अगर वो इक्वल हो गया, अगर वो इक्वल हो गया तो फिर आप क्या बोलोगे कि बी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड डिसअपीयरेंस ऑफ बी कैन बी इक्वल, ठीक है। तो वैसे केस में आप बोलोगे कि इट हैज अटेन्ड स्टेडी स्टेट, ठीक है, या इट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, बट इन जनरल ऐसा क्वेश्चन में नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो नाउ अब इसको सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू डू इट, ठीक है, कि अगर आप इसको सॉल्व करना है बी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये मोहमाया आपको नहीं करना है। आपको स्पेशल केसेस ही सिर्फ पता होना चाहिए एंड उसका लॉजिक काफी सिंपल ही है, ठीक है। यू ओनली नीड टू डू द स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस यानी कि एक केस में K1 इज मच मच लार्जर देन K2, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द अदर स्पेशल केस वुड बी कि K2 इज मच मच लार्जर देन K1, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, A goes to B, B goes to C, this is K1, this is K2, ठीक है। Now let's take the first case, ठीक है, let's take the first case where K1 is much much larger than K2, where K1 is much much larger than K2, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ B के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम सिर्फ B के पर्सपेक्टिव से देखें तो B का फॉर्मेशन and disappearance, which one is much larger? Between formation and disappearance, which one is much larger? हम देख रहे हैं अभी फर्स्ट केस एंड हम डिस्कस कर रहे हैं बी के बारे में। Which one is much larger or much faster? Formation is much faster, disappearance is much lesser। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये चीज एग्जैक्टली सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक देखो आपको समझ में आ जाएगा। We are again taking the first case where K1 is much much larger than K2. तो let's say कि आपने initially A का amount जो है that is let's say you have taken as 10, ठीक है। तो अगर यहाँ से let's say 8 amount गया है, why? Because formation is very large, ठीक है। तो B अगर C नहीं होता, अगर C नहीं होता तो B कितना फॉर्म होता बताओ? ओए, अगर C नहीं होता तो B फॉर्म होता 8, yes no? ठीक है, अगर C नहीं होता तो B फॉर्म वुड हैव बीन 8, ठीक है। अब लेकिन देखो आपको क्या दिया गया है कि K2 का वैल्यू तो वेरी वेरी स्मॉल है, यस नो? K2 का वैल्यू जो है वो तो वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। यानी कि 8 अगर यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो यहाँ से निकला बहुत ही कम अमाउंट होगा, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ से सिर्फ 0.5 अमाउंट ही निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फॉर्म होगा बताओ? यहाँ पे फॉर्म होगा 0.5। अब आप इसका लॉजिक समझो, ठीक है, आप इसका लॉजिक समझो कि A में से निकला 8, A में से निकला 8, ठीक है। B कितना बचा? 7.5 बचा एंड C कितना बचा? 0.5 बचा, ठीक है। सो इफ K1 इज मच मच लार्जर देन K2, if K1 is much much larger than K2, then C का फॉर्मेशन बहुत ही स्लो होगा, yes no? ठीक है, सी का फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही स्लो होगा, वेयर एज बी का फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही फास्ट होगा। तो यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना भी ए डिकम्पोज हुआ है वो सारा का सारा बी में जाएगा, बहुत ही कम अमाउंट जो है वो सी में जाएगा। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, वील बी टेकिंग अनदर एग्जाम्पल जिससे कि आपको 100% क्लियर हो जाएगा, बट आपको ये चीज रफली समझ में आया?
छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो, फॉरगेट दिस, ठीक है, फॉरगेट दिस। आपके पास लेट्स से, आपके पास लेट्स से 3 बकेट्स है, ठीक है, दिस इज बकेट ए, दिस इज बकेट बी, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज बकेट सी, ठीक है। बकेट ए में पानी जो है वो भरा हुआ है, ठीक है, दिस इज योर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बकेट ए में पानी जो है भरा हुआ है, बकेट बी इज एम्प्टी, बकेट सी इज ऑल्सो एम्प्टी, ठीक है, बकेट बी इज एम्प्टी, बकेट सी इज ऑल्सो एम्प्टी। बकेट बी एंड बकेट सी, बकेट बी में लीक है, ठीक है, कितना बड़ा लीक है वी आर नॉट श्योर ऑफ इट राइट नाउ, ठीक है, कितना बड़ा लीक है ये अभी हमें पता नहीं है। ओके, सो नाउ यू हैव डेवलप्ड or now you have made a puncture or you have made a hole in bucket A. Now you have made a hole in bucket A, ठीक है। Let's say कि initially bucket A में जो है it contained 10 liters. अब आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है, अब आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बकेट A में जो होल है that is very small, ठीक है, बकेट A में जो होल है that is very small. बकेट B में जो होल है that is very large. बकेट ए में जो होल है दैट इज वेरी स्मॉल, बकेट बी में जो होल है दैट इज वेरी लार्ज, ठीक है। ओके, सो अगर बकेट ए में से 5 लीटर वाटर निकल गया है, अगर बकेट ए में से 5 लीटर वाटर निकल गया है, तो बिटवीन बकेट बी एंड बकेट सी विच विल कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर। कैसे आ गया सी में, लॉजिक बताओ। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय K1 इज मच ग्रेटर देन K2 और K2 इज मच ग्रेटर देन K1, ठीक है। सो सी, सो इफ B हैज अ वेरी बिग होल, इफ B हैज अ वेरी बिग होल, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो भी पानी यहाँ पे आएगा उसमें से मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे चल जाएगा, यस नो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक द अदर केस, लेट्स टेक द अदर केस कि A के पास जो होल है दैट इज वेरी बिग, ठीक है, या A में जो पंचर है दैट इज वेरी बिग, बट B में जो लीक है, ठीक है, या B में जो पंचर है दैट इज वेरी स्मॉल, B में जो पंचर है दैट इज वेरी स्मॉल। A का पंचर इज वेरी बिग, ठीक है, B का लीक इज वेरी स्मॉल। अब अगेन अगर 5 लीटर्स जो है वो A से लीक किया है, तो बिटवीन B एंड C विच विल कंटेन द ग्रेटर पोर्शन ऑफ 5 लीटर्स, ठीक है, बी में जो पोर्शन ऑफ 5 लीटर्स है वो ग्रेटर होगा, सी में जो है बहुत ही कम अमाउंट होगा। वाई, लॉजिक क्या है, ठीक है, बिकॉज बी से सी जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट जा रहा है। इज इज क्लियर? ठीक है, द एग्जैक्ट सेम लॉजिक अप्लाइज हियर, द एग्जैक्ट सेम लॉजिक अप्लाइज हियर, ठीक है। अगर K1 का वैल्यू जो है वो K2 से काफी लार्जर है, ठीक है, यानी कि B के तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है, एंड C के तरफ तो बहुत ही कम जाएगा, यस नो, ठीक है। एंड इस चीज का मतलब क्या हुआ कि B में जो है, B में देयर इज अ वेरी बिग होल, तो जो भी अमाउंट A से निकला है वो सारा का सारा जो है वो C में कन्वर्ट हो जाएगा। डज दिस मेक इट क्लियर? सभी को समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लॉजिक देने का मतलब क्या है कि अगर आपको वैसा क्वेश्चन दे, ठीक है, कि अगर आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे कि लेट्स से इन योर सीक्वेंशियल रिएक्शन A गोज टू B, B गोज टू C, दिस इज K1, दिस इज K2, ठीक है, आपके पास इनिशियली A जो है वो 10 था, इसमें से लेट्स से X अमाउंट निकला है, ठीक है, एंड इट इज गिवन टू यू दैट K1 इज मच स्मॉलर देन K2, ठीक है, कि K1 इज मच स्मॉलर देन K2 और K2 इज मच लार्जर देन K1, एंड आपको ऑप्शंस दिया गया है कि लेट्स से, अच्छा लेट्स से कि इसमें से 8 अमाउंट निकला है, ठीक है, एंड लेट्स से आपको ऑप्शन दिया गया है B एंड C में, सो B इज 8, C इज 0, ठीक है, B इज 6, C इज 2, B is 2, C is let's say 6, and D, B is 4, C is 4. तो अब यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा बताओ? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर विदाउट सॉल्विंग, ठीक है, विदाउट सॉल्विंग, सिंपली यूजिंग सम लॉजिक, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा C। समझ में आया ना?
समझ में आया ना? हाँ ना, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन आपको दिया गया तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट योर आंसर विल बी सी, बट इफ द रिवर्स कंडीशन इज गिवन K1 मच मच ग्रेटर देन K2, अब क्या आंसर आ सकता है बताओ? ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा B। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लो। ऑब्वियसली ए भी पॉसिबल है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ए भी पॉसिबल है, लेकिन सी बिल्कुल भी फॉर्म ना हो, ठीक है, इसके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, सी बिल्कुल भी फॉर्म ना हो, इसके चांसेस बहुत ही कम है। तो बेटर ये होगा कि आप सी एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट जो है वो आप फॉर्म करो। इज दिस डन क्लियर? ऑब्वियसली ए उस कंडीशन में पॉसिबल होगा, ठीक है, ए ऑब्वियसली उस कंडीशन में पॉसिबल होगा कि आपको क्वेश्चन में वैसा डेटा दिया हुआ हो, वैसा आपको डेटा दिया हुआ हो, ठीक है, कि आइदर आपको दिया हुआ हो कि K2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या K2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है, कि आपको दे दिया है कि K2 इज समथिंग लाइक 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -9 और मे बी 10 टू द पावर -10, अगर आपको ऐसा कुछ वैल्यू दिया गया है, ठीक है, तब आप बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, सी का फॉर्मेशन जो है वो 0 होगा। ठीक है, बट अगर आपको कोई भी नॉर्मल वैल्यू दिया है, नॉर्मल वैल्यू यानी कि मे बी 10 टू द पावर -2 या मे बी 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 1, अगर आपको ऐसा कभी भी वैल्यू दिया तो सी का वैल्यू 0 नहीं आएगा। ठीक है, डन यहां तक? ओके, सो फाइनली वी हैव वन मोर थिंग लेफ्ट, जहां पे हमने आर्हीनियस इक्वेशन किया था फॉर रेट कांस्टेंट। आर्हीनियस इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट क्या था वो बताओ? व्हाट वाज द आर्हीनियन इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट? के इज इक्वल टू, बताओ। करेक्ट, इट वाज k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, यहाँ पे हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? दिस वॉज कॉल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दिस वॉज कॉल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, और दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, व्हाट डिड दिस टर्म रिप्रेजेंट, बताओ, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैड, बताओ, this term used to represent फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो, दिस टर्म जो पूरा एक्सपोनेंशियल टर्म जो है, दिस टर्म वुड रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, ठीक है, एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाई? बिकॉज अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास जो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, दैट वाज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, so this represented the fraction of molecules having energy above threshold energy, yeah, those molecules which had sufficient amount of energy. Now this rate constant is as per Arrhenius equation. ठीक है, there is another theory, ठीक है, और there is another equation called as collision theory, ठीक है, called as collision theory। अब collision theory के हिसाब से आपका rate constant जो है that should be P into Z into F। ठीक है, आप ये लिखते जाओ, that should be equal to P into Z into F, or this can also be written as P into Z
इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द सेम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having sufficient energy। लिखते जाओ, ठीक है। Z is collision frequency, ठीक है, और number of collisions per second, ठीक है। And P, very very important, ठीक है, P is called as steric factor, ठीक है, और it is also called as probability factor, ठीक है, और it is also called as orientation factor। पहले आप ये लिख लो, लिख लो फटाफट। लिख लिया? लिख लो, लिख लो। आप लोग सभी नोट्स बना रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि हाँ ठीक है इसको बाद में लिख लेंगे। नोट्स बना रहे हो ना आप सभी? चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ये तो याद रह जाएगा, हाँ ठीक है ये तो याद रह जाएगा, याद लास्ट में कुछ भी नहीं रहेगा। लिख लिया? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी सिंपली कि एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि 1 सेकंड में 100 कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। लेट्स से इन 1 सेकंड 100 कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस एंड लेट्स से देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स एंड 100 कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस इन 1 सेकंड, ठीक है। बट इट इज पॉसिबल कि सारे मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। सो कितने मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज गिवन बाय दिस टर्म, ठीक है। एंड लेट्स से कि इस चीज का वैल्यू जो है वो आ रहा है 0.8, ठीक है। लेट्स से कि इस चीज का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज 0.8। सो आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी? Out of 100 molecules, how many molecules have sufficient energy? Obviously, out of 100 molecules, if fraction of molecules having sufficient energy is 0.8, so 80 molecules have sufficient amount of energy. सबसे पहले यहां तक समझ में आया? ठीक है। Now next is orientation factor और steric factor और probability factor। अब इस चीज का देखो मतलब क्या होता है। अगर आपने ऑर्गेनिक रिवाइज किया है, होपफुली आपने किया होगा, हमने वहां पे डिस्कस किया था फोटो हैलोजिनेशन, ठीक है। फोटो हैलोजिनेशन में क्या था कि अगर आपके पास CH4 है प्लस Cl फ्री रेडिकल, इट गिव्स यू CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। ध्यान में आ रहा है? ठीक है। एंड दिस ऑन फर्दर रिएक्शन विद Cl2 विल गिव यू CH3Cl, ठीक है। दिस ऑन फर्दर रिएक्शन विल गिव यू CH2Cl2, फर्दर रिएक्शन CHCl3 एंड ऑन फर्दर रिएक्शन विल गिव यू CCl4। ध्यान में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। So let's take this particular example, ठीक है। Let's take this particular example and let's look at this reaction, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को देखोगे तो अगर आपके पास CH4 है तो H H H एंड H और यहाँ पे एक Cl फ्री रेडिकल।
तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये Cl फ्री रेडिकल जो है वो किसको खींच के निकाल रहा है, H को निकाल रहा है, यस नो, ठीक है। सो दिस Cl फ्री रेडिकल मस्ट कोलाइड विथ एन H, तभी जाके ये यहां से एक H जो है रिमूव कर सकता है, यस नो, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट नाउ दिस एग्जांपल। अगर आपके पास CH3Cl है, यानी कि C H H H एंड Cl, ठीक है, तो अब अगर Cl फ्री रेडिकल जो है वो यहां से कोलाइड कर रहा है तो क्या अब वो H प्लस, तो अब क्या वो H फ्री रेडिकल को निकाल सकता है, ठीक है। अब अगर Cl फ्री रेडिकल जो है अगर वो यहां पे हिट करता है तो क्या वो HCl प्रोडक्ट दे सकता है, यस नो, ठीक है। अब जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ प्रोडक्ट और इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोडक्ट द Cl मस्ट कोलाइड फ्रॉम आइदर दिस पोजीशन, ठीक है, और द Cl मस्ट कोलाइड फ्रॉम दिस पोजीशन और द Cl मस्ट कोलाइड फ्रॉम दिस पोजीशन। समझ में आया ना, ठीक है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि लेट्स से आपके पास है CHCl3, ठीक है, लेट्स से कि आपके पास है CHCl3। नाउ लेट्स से कि आपके पास है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। लेट्स से कि क्लोरीन जो है वो सभी साइड से अप्रोच कर सकता है, ठीक है। लेट्स से इनफैक्ट कि सभी कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो सभी साइड से अप्रोच कर भी रहा है, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ना अभी अगर आप देखोगे तो द नंबर ऑफ कोलिशंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस आर 1 2 3 and 4 collisions are taking place, yes no, ठीक है, 4 collisions are taking place, yes, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हालांकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो तो 4 है, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि इसमें से सभी मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि इसमें से सभी मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बावजूद भी फिर भी how many chlorines will be able to successfully make product, ओनली वन, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ये एक ही क्लोरीन है जो कि सही डायरेक्शन से कोलाइड कर रहा है, ठीक है, ये जबकि सही ओरिएंटेशन से कोलाइड कर रहा है। ये क्लोरीन जो है ये प्रोडक्ट नहीं देगा, ये क्लोरीन जो है ये भी प्रोडक्ट नहीं देगा, और ये क्लोरीन जो है ये भी आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है। ओनली दिस क्लोरीन विल गिव यू अ प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाई, बिकॉज दिस इज ओरिएंटेड अलोंग द राइट डायरेक्शन। समझ में आया ना, ठीक है। या फिर अगर एक रैंडम क्लोरीन इससे कोलाइड करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कोलिजन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। लुकिंग एट दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ सक्सेसफुल कोलिजन, 1/4। समझ में आया ना सभी को, ठीक है, समझ में आया ना। सो इन दिस केस अब देखो जो आपका ऊपर में फॉर्मूला है, अब आपको ये चीज कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि Z जो है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कोलिजंस, ठीक है, बट दैट डज नॉट गिव यू एवरीथिंग। फिर आप निकालते हो कि अच्छा ठीक है उसमें से कितने कोलिजंस हैं जो कि इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, कितने कोलिजंस हैं जो कि इफेक्टिव हो सकते हैं, एंड फिर उसमें आप एक और बार निकालते हो कि अच्छा ठीक है अब एक्चुअल में कितने कोलिजंस हैं जो कि इफेक्टिव होंगे। इज दिस क्लियर, क्या हुआ, पॉइंट 8 वाला एग्जांपल क्या हुआ, ये तो वो तो फ्रैक्शन निकालने के लिए था, वो अलग एग्जांपल है, दैट इज डन, ठीक है। इस केस में क्या था कि आपके पास 100 कोलिजंस थे या 100 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे फ्रैक्शन 0.8 था, तो 80 मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्योंकि ये तो छोटा सा ही एग्जांपल है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि यहाँ पे जो e का पावर माइनस व्हाटएवर है उसका वैल्यू है 1, ठीक है, फॉर एग्जांपल। नाउ इज दिस क्लियर, ठीक है। तो अब अगर आप कोलिजन थ्योरी, ठीक है, या कोलिजन थ्योरी से जो इक्वेशन आया है एंड आर्हीनियस थ्योरी से जो इक्वेशन आया है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो फिर A कैन बी रिटन एज, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो A कैन बी रिटन एज, करेक्ट, A कैन बी रिटन एज P इंटू Z, ठीक है। इज दिस क्लियर, now with this chemical kinetics is done, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर फाइनली खत्म हुआ।
पता नहीं, मुझे लगता है बड़ा लंबा चैप्टर चला ये तो, ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स इज डन। अब इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ही होगा, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट यू कैन सॉल्व एनसीईआरटी, स्टेज ए, स्टेज बी, डीपीपी, आरसी मुखर्जी, व्हाटएवर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता तो दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। कल आपकी क्लास है क्या? ठीक है। सो टुमारो वी विल डिस्कस स्टेज ए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग स्टेज एक खत्म करके लेकर आओ। 50 में से 40 क्वेश्चन अगर मैं ही करूं तब तो वो सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप स्टेज ए जितना हो सके उतना आप खत्म करके लेकर आओ, एंड स्टेज ए, स्टेज बी एंड डीपीपीस, ठीक है। C14 वाला एग्जांपल विल डू वंस अगेन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। सो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन जो है वो आपका आता है रेडियो एक्टिविटी में। वेरी सिंपली आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास है ओके, सो मेरे पास है लेड, ठीक है। आप लोगों ने एल्केमी सुना है, कोई तो नॉवल आप में से पढ़ा होगा। एल्केमी क्या होता है बताओ, क्या होता है? व्हाट इज एल्केमी? शाबाश, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, सो व्हाट वाज, अच्छा आप लोगों ने ये स्टोरी तो सभी ने सुना है, व्हाट इज द मिडास टच, या हु वाज मिडास? ठीक है, मिडास टच आप लोगों को पता है कि जो भी चीज को छूता था इट टर्न टू गोल्ड, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज अल्केमी, और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। सो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है कि आप जबरदस्ती एक बेस मेटल का मतलब होता है समथिंग विच इज अबंडेंट, ठीक है, एंड समथिंग विच इज नॉट वेरी प्रेशियस, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ बेस मेटल। बेस मेटल यानी कि वो चीज जिसका भी कुछ खास वैल्यू नहीं है। सो कन्वर्टिंग अ बेस मेटल इनटू अ प्रेशियस मेटल, ठीक है, इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। सो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेड इज 82, ठीक है, 82 एंड वट एवर लेट्स से 206, ठीक है। लेट्स से कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है टू गोल्ड, ठीक है। गोल्ड इज यहाँ पे क्या आएगा बताओ, किसी एक को तो याद होना चाहिए। गोल्ड इज शाबाश नालायको, गोल्ड इज 79, ठीक है। सो गोल्ड इज 79, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है टिपिकली 200 आता है, 200 आता है या 197 आता है, व्हाटएवर। सो इफ आई हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम लेड टू गोल्ड, ठीक है, आई हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम लेड टू गोल्ड, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल कि आई कैन बॉम्बार्ड दिस विद अ न्यूक्लियस, ठीक है, सॉरी आई कैन बॉम्बार्ड दिस विद लेट्स से प्रोटॉन, ठीक है। तो वन वन, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने इसको एक प्रोटॉन के साथ बॉम्बार्ड किया है, ठीक है, एंड यहाँ पे गोल्ड बना है, मैंने कुछ खास नहीं बताया, ठीक है। यू हैव एन एटम ऑफ लेड, यू वांट टू कन्वर्ट इट टू गोल्ड, ठीक है। सो 82 से मुझे जाना है 79, ठीक है। सो इफ आई हैव बॉम्बार्डेड दिस विद अ प्रोटॉन, एंड अगर ये चीज 17 में कन्वर्ट हुआ है, प्लस यहाँ पे एक और एक्स रिलीज होगा, यहाँ पे एक्स का ए आएगा एंड यहाँ पे बी आएगा, तो ए क्या आएगा बताओ? लेट्स से दिस इज 203, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा बताओ? ए आपका आ जाएगा 4, ठीक है। बी आपका क्या आ जाएगा बताओ? बी आपका आ जाएगा 7, ये भी आपका आ जाएगा 4, सॉरी 4 आएगा। ये दिस इज, ये 200 ही ठीक था, इसको वापस से कर रहा हूँ, ये 200 ही ठीक था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। आई एम पुटिंग दिस बैक एज 200, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? वापस से 7 आ जाएगा। So to convert from one atom to other atom, to convert from one atom to other atom, ठीक है, you may bombard it with something, ठीक है, you may bombard it with something. This is one way of converting from one atom to other atom, or there are also several other ways. For example कि Pb को again अगर मुझे गोल्ड में कन्वर्ट करना है, Au let's say 79, 197, 82, 206, ठीक है। So what I can also do is I can also do
n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्लस m नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो भी जो है मैं इसको यहां से यहां तक कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, प्लस मे बी सम न्यूट्रॉन्स ऑल्सो, यस नो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप प्रोटॉन के साथ बॉम्बार्ड करो, या फिर हो सकता है कि आप न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड करो, या फिर हो सकता है कि आप अल्फा पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड करो, ठीक है। एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, बट आपको रिएक्शन जो है वो दिया जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। एंड टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, देखिए वेरी सिंपल एग्जांपल, ये चीज आप सभी को पता है, जहां पे हम न्यूक्लियर फिशन करते हैं, न्यूक्लियर फिशन, नॉट न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो वहां पे यूरेनियम इज बॉम्बार्डेड विथ, वहां पे यूरेनियम इज बॉम्बार्डेड विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, कौन से पार्टिकल्स बताओ? अरे न्यूक्लियर रिएक्टर में किस चीज से बॉम्बार्ड करते हैं? क्या हो गया? ठीक है, यस, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यू यूज फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है, दिस विल गिव यू मे बी xenon प्लस प्लस बेरियम, ठीक है, प्लस व्हाटएवर न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आपने ये रिएक्शन कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, ठीक है। हो सकता है xenon की जगह यहाँ पे क्रिप्टन भी हो, व्हाटएवर, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, क्लियर? ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। अच्छा, किसी एक का C14 वाला डाउट था, ठीक है। C14 वाला डाउट जो है वो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ ही जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। विल सी व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन। ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स एंड्स हियर, यहाँ पे आपका सारा थ्योरी, दिस इन पर्टिकुलर इज नॉट आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन, सिमिलर, ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स इज डन, आप इस पॉइंट पे स्टेज ए स्टेज बी, अगेन आप सारे मटेरियल जो है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एज पर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग स्टेज ए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके आओ। थैंक यू क्लास।